हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट इंडस्ट्री का। इससे लास्ट क्लास में हमने एग्रीकल्चर का कंसेप्ट कवर किया था, जिसमें ग्रीन रिवोल्यूशन के गेन्स क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं, दोनों टॉपिक कवर किए थे। इसके अलावा हमने समझा था कि क्या एग्रीकल्चर सब्सिडीज वाइस होती हैं या फिर विर्च्यू होती हैं, और उसी के साथ हमारा जो एग्रीकल्चर का कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो गया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं, आज की क्लास से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड पॉइंट इसका, इंडस्ट्री। कि इंडस्ट्री का क्या रोल रहता है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर के 1990 तक का। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा भी होते हैं, साथ में स्टेबल नौकरी भी मिलती है। स्टेबल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बार बार आप कभी यहाँ लग रहे हो, कभी वहाँ लग रहे हो, कभी कई इंडस्ट्री चेंज करे, कभी कोई इंडस्ट्री चेंज करे, ऐसा नहीं होता। एक बार आपने जॉब कर ली तो आप वहाँ पे स्टेबल हो। जब तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उस जॉब का, 10 साल 15 साल जितना भी आपका रहेगा, तो स्टेबिलिटी जो बनी रहती है। जो कॉलोनियल रूल यानी कि जो अंग्रेजों का टाइम था, उसमें जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जो हाथों के द्वारा बनाए जाते हैं ना, काम किए जाते हैं, उसे हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बोलते हैं। तो जो अंग्रेजों के टाइम पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो खराब हो गई थी, इसलिए प्लानिंग के टाइम पे जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, ताकि दोबारा से जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको उठाया जाए। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी जब 5 ईयर प्लान है जो बनाए गए। यहाँ पे एक ज़रूरत महसूस की गई प्लानर द्वारा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस का होना ज़रूरी है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, मैसिव इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन देश के पास जो प्राइवेट लेवल पर इतना पैसा नहीं होता। जब प्राइवेट लोग होते तो वो इतना इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाते, नहीं कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट इतना। कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आते हैं, रोड आते हैं, पावर प्लांट आते हैं, फैक्ट्रीज आती हैं। इन्हें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लोग नहीं कर सकते थे, इसलिए जो पब्लिक सेक्टर था उसे बड़े मतलब कि बड़े पैमाने पे है जो वो ज़्यादा सीधा हिस्सा लिया उसने, ताकि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो बीच में इंटरफेयर किया ताकि जो इंडस्ट्री है वो डेवलपमेंट हो सके। यानी कि अगर ओवरऑल मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में एक ही लाइन में समझाऊं तो बड़ी इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को डायरेक्टली यहाँ पे शामिल होना जरूरी था, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर था वो अकेले सब काम नहीं कर सकता था। नेक्स्ट टॉपिक आता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्री डेवलपमेंट, या फिर फैक्टर नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, यानी कि पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यहाँ पे देश के विकास के लिए जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़रूरी थी। लेकिन जो प्लानर्स थे, प्लानर को होते हैं जो प्लान बनाते हैं, और जो लीडर कौन होते हैं, जो नेता होते हैं। ये समझा कि जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट सिर्फ मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकती, यानी कि डिमांड और सप्लाई फोर्स के भरोसे नहीं छोड़ सकती हैं। तो इसमें इंडस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बेस पे डेवलप नहीं कर सकती। यहाँ पे दूसरी बात ये देखी गई कि जो सिर्फ प्राइवेट बिजनेस के लोग होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो अपने आप इंडस्ट्रीज नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। लिमिटेड रिसोर्स का मतलब क्या है कि जो उनके पास संसाधन होते हैं ना इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए, वो बहुत कम थे। इसलिए गवर्नमेंट ने डायरेक्टली यहाँ पे पार्टिसिपेट किया ताकि देश में जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो सके। और इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन भी थे जो यहाँ पे अब गिवन है, एक एक करके कवर करते हैं। फर्स्ट रीजन आता है लैक ऑफ कैपिटल। इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत होती है। इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया में सिर्फ टाटा और जो बिरला थे, जो कुछ बड़े इंडस्ट्री हाउस थे, वही इन्वेस्टमेंट कर पाए। लेकिन पूरे देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जितना पैसा चाहिए था ना, वो इनके बस की बात नहीं थी।
इसलिए सरकार को, जो गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो वो बनानी पड़ी, ताकि जो पैसा लगा कर इंडस्ट्रीज को जो डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट आता है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे ना, उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट करें। तो प्राइवेट इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं था, क्योंकि मार्केट छोटा था, जो लोगों की इनकम थी वो कम थी। तो जब लोगों की इनकम कम होती है तो वो डिमांड भी कम करेंगे। जब डिमांड कम होगी तो मार्केट भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो जब मार्केट छोटी हो जाएगी तो फिर लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। इस तरीके से एक विशियस सर्कल चल पड़ेगा। विशियस सर्कल का मतलब क्या है कि लोगों की इनकम कम है, खर्च कम कर रही है, तो मतलब डिमांड कम हो रही है। जब डिमांड कम हो रही है तो मार्केट का साइज भी छोटा हो जाएगा। तो जब मार्केट का साइज छोटा है तो फिर इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, यानी कि लोगों को ना इन्वेस्टमेंट करने का इतना लालच नहीं रहेगा कि वो इन्वेस्टमेंट करें, जिस कारण से इन्वेस्टमेंट कम होगी और फिर दोबारा क्या होगा, लो इनकम हो। इस तरीके से एक सर्कल सा चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे इस विशियस सर्कल को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा लगाना पड़ा, जिससे इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर सकें। इसी वजह से जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है वो बनानी ज़रूरी हो गई। नेक्स्ट रीज़न आता है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो जब इंडिपेंडेंस के बाद टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट ने चाहा कि जो देश का विकास है वो सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित ना हो, सिर्फ अमीर ही उसका फ़ायदा ना लें, बल्कि सबको फ़ायदा मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब इंसान हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, सभी को उसका बेनिफिट होना चाहिए। इस कारण से गवर्नमेंट ने सोशलिस्टिक पैटर्न को जो अपनाया, मतलब कि यहाँ पर डेवलपमेंट के साथ साथ सामाजिक न्याय भी ज़रूरी था। डेवलपमेंट भी हो, साथ ही साथ सोशल जस्टिस भी हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि जो 5 ईयर प्लान के जो ऑब्जेक्टिव थे, जैसे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट, ये तभी पूरे हो सकते हैं जब गवर्नमेंट खुद इंडस्ट्री में सीधा पार्टिसिपेट करेगी। प्राइवेट लोग क्या करते हैं, अक्सर प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को क्या चाहिए, अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। लेकिन देश को ऐसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी जो लोगों को नौकरी दे और गरीबों की मदद करे, ना कि सिर्फ पैसा कमाए, अपना प्रॉफिट देखे। इसलिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जो बेस्ट तरीका माना गया, ताकि जो वेल्थ थी वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में सिकुड़ के ना रह जाए, कॉन्सेंट्रेट ना रह जाए। नेक्स्ट टॉपिक है कि कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी। कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी का मतलब होता है कि वो इंडस्ट्री जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें शामिल किया गया ट्रांसपोर्ट को और कम्युनिकेशन को, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर, ये सब इसमें शामिल की जाती है। ये जो इंडस्ट्री थी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है, ये मतलब कि इनका देश के विकास के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए दोनों में क्या बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे में जो ये इंडस्ट्री थी सिर्फ प्राइवेट लोगों के हाथों में नहीं छोड़ी गई, बल्कि गवर्नमेंट ने खुद जो पब्लिक सेक्टर के जरिए इन्हें डेवलप किया, ताकि जो कंट्रोल था वो देश के हाथ में ही रहे। नेक्स्ट टॉपिक आता है IPR 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ए डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट्स। ये जो पॉलिसी थी IPR यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ये पॉलिसी गवर्नमेंट की एक ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का एक लीडिंग रोल रहेगा, यानी कि मेन रोल रहेगा। IPR 1956 ने जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसके लिए क्लियर रोड मैप दिया, जिसमें ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस को भी गोल सेट किया गया। तो यहाँ पे कुछ मेन फीचर्स हैं IPR 1956 की। फर्स्ट आती है 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी आती है कि जो इंडस्ट्री सिर्फ पब्लिक सेक्टर के द्वारा चलाई जाएंगी, जैसे इसमें इंक्लूड किया गया है एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवे को। जो सेकंड कैटेगरी थी, सेकंड कैटेगरी में जो इंडस्ट्री पब्लिक और प्राइवेट दोनों बना सकती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर का जो रोल रहेगा इसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसमें इंक्लूड की गई थी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री।
जो थर्ड कैटेगरी थी, जितनी भी बाकी सब इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ी गई हैं, यानी कि जो ऊपर दोनों कैटेगरी में नहीं आती, उसको इसमें शामिल किया गया। इससे ये क्लियर हो गया कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को लीड करेगी और जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो सेकेंडरी का मतलब होता है कि जो दूसरे नंबर पे जो रहेगी वो रहेगा। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर में कोई भी अगर नई इंडस्ट्री आएगी तो उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए वो इंडस्ट्री बन नहीं सकती। मतलब कि सरकार के पास कंट्रोल था कि कौन सी प्राइवेट कंपनी कब और कहाँ पे इंडस्ट्री लगा सकती है। जो लाइसेंसिंग पॉलिसी को लागू करने का आइडिया इसलिए आया ताकि इनकरेज किया जा सके इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड रीजन में लगाने के लिए। बैकवर्ड रीजन ये वो रीजन होते हैं जहाँ पे अभी तक पूर्ण तरीके से विकास नहीं हुआ होता। तो जब ऐसे बैकवर्ड रीजन्स के अंदर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाएगी तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो जाएगा, जिससे रीजनल इक्वालिटी है जो आएगी। नेक्स्ट आते हैं कि लाइसेंसिंग पॉलिसी टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू करने का मकसद ये था गवर्नमेंट द्वारा ताकि रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर उनको इस तरीके से मतलब कि इंड्यूस किया गया कि वो बैकवर्ड रीजन के अंदर इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करें ताकि वो बैकवर्ड एरिया भी डेवलप हो जाए। गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बना दिया लाइसेंस देने का कि अगर एक एंटरप्रेन्योर बैकवर्ड रीजन के अंदर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करेगा तो उसे लाइसेंस लिबरली मिल जाएगा, यानी कि आसानी से मिल जाएगा एज कम्पेयर टू डेवलप्ड रीजन। यानी कि अगर एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एक डेवलप्ड रीजन के अंदर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता है तो वहां पे उसको लाइसेंस लेने में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाह रहा है तो उसे आसानी से लाइसेंस दे दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। लाइसेंस था सिर्फ उनके लिए कंपल्सरी नहीं किया जो नई इंटरप्राइज बनेगी, बल्कि उनके लिए भी जरूरी कर दिया जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना था। यानी कि ये इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रही है तो उसके लिए भी लाइसेंस का जो अप्लाई करना पड़ेगा कि जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसको रेगुलेट किया जा सके, कि रिसोर्स इस तरीके से एलोकेट किए जाए जिससे सिर्फ प्राइवेट प्रॉफिट ना हो, यानी कि सिर्फ फायदा प्राइवेट सेक्टर ना ले जाए बल्कि सोशल वेलफेयर को भी प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल कंसेशंस। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कंसेशंस दिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को जब वो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करें बैकवर्ड रीजन के अंदर, कि अगर एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे इंडस्ट्रियल कंसेशंस दिए गए, जिसमें शामिल किया गया टैक्स हॉलीडेज, कि कुछ टाइम के लिए टैक्स की पेमेंट में छूट दे दी गई। सब्सिडी पावर सप्लाई, बिजली थी पावर सप्लाई थी वो सस्ते रेट पे प्रोवाइड की गई। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी की तरह ही इंडस्ट्रियल कंसेशन का मकसद भी रीजनल इक्वालिटी को बढ़ावा देना था। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था इंडस्ट्रीज का। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस